अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारा टॉपिक है, हम इसमें पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। तो न्यूक्लिक एसिड एक मैक्रो मॉलिक्यूल है जो कि लिविंग टिश्यू में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये न्यूक्लिक एसिड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो जो हमारा सेल होता है ना, उसमें एक न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक, अब ये न्यूक्लिक एसिड कैसे बना होता है? तो न्यूक्लिक एसिड का जो बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट है ना, वो क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, जैसे हमारा घर बनाने के लिए जो सबसे ज़रूरी एलिमेंट होता है वो ब्रिक होता है ना, तो ब्रिक एज अ बिल्डिंग ब्लॉक वहाँ पे वर्क करता है। तो यहाँ पे भी एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह क्या वर्क कर रहा है? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब न्यूक्लिक एसिड जो है दो तरीके के होते हैं। एक है डीएनए एंड सेकंड वन इज़ आरएनए। डीएनए जो है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो है ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, और आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन कुछ वायरसेस में। ठीक, अब देखते हैं ये न्यूक्लियोटाइड होता क्या है। तो न्यूक्लियोटाइड कैसे मिलके बना होता है? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट जब मिलते हैं ना, तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? तो न्यूक्लियोसाइड जो है ये नाइट्रोजनस बेस और जब शुगर मिलके बनते हैं तो हमारा न्यूक्लियोसाइड बनता है। ठीक है, तो शुगर का क्या काम होता है यहाँ पे? शुगर जो है ये हमारे डीएनए को 3D स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और ये उसको स्टेबिलिटी भी देता है। ठीक है, और फॉस्फेट क्या काम करता है? ये चार्ज प्रोवाइड करता है। ठीक, नाइट्रोजनस बेस क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस जो हैं वो दो तरीके के होते हैं। ठीक, ये एक होता है प्यूरीन और दूसरा पिरिमिडिन। प्यूरीन जो होता है वो भी दो तरीके के होता है, एक होता है एडेनिन और दूसरा होता है ग्वानिन। पिरिमिडिन तीन तरीके के होता है, एक होता है साइटोसिन, सेकेंड वन इज़ यूरेसिल एंड थर्ड क्या होता है? थाइमिन। यूरेसिल सिर्फ जो है ये आरएनए में प्रेजेंट होता है, डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता है। और थाइमिन जो है डीएनए में प्रेजेंट होता है, आरएनए में नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, और स्ट्रक्चर जो है डीएनए और आरएनए में सेम होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे कौन से शुगर है? तो पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर का मतलब कि 5 कार्बन शुगर प्रेजेंट होता है। आरएनए में राइबोज शुगर प्रेजेंट होता है और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम नाइट्रोजनस बेस का फंक्शन देख लेते हैं। नाइट्रोजनस बेस का क्या काम होता है? ये भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और यही जो है हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन में मदद करता है। ठीक है, जैसे जो डबल स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है ना, वो नाइट्रोजनस बेस की मदद से ही होता है। यहाँ पे जो शुगर है पेंटोज शुगर प्रेजेंट होता है। तो राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर में क्या डिफरेंस होता है? तो कार्बन नंबर जो से 2 होता है ना, वहाँ पे अगर OH ग्रुप प्रेजेंट है तो वो राइबोज शुगर होता है, और कार्बन 2 पे अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है तो इसका मतलब डीऑक्सीराइबोज होता है। ठीक है, तो जो यहाँ पे कार्बन 2 पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है ना, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो ये जो है न्यूक्लियोफिलिक अटैक से ज़्यादा ससेप्टेबल होता है। तो न्यूक्लियस जो है हर जगह प्रेजेंट है। न्यूक्लियस जो है आसानी से इस पर अटैक कर सकता है और इसको ब्रेक कर सकता है, तो इस वजह से जो है इसको आराम से डिग्रेड कर सकता है। ये कैसा होता है? लेस स्टेबल होता है। ठीक है, और वहीं अगर हम डीऑक्सीराइबोज शुगर की बात करें तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है, तो इसका मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नहीं प्रेजेंट है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है लेस ससेप्टेबल होता है, तो इस वजह से ये हाईली स्टेबल होता है डीएनए। यहाँ पे कुछ बॉन्ड्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे जो बॉन्ड होता है वो एन ग्लाइकोसिडिक होता है। ये किसके किसके बीच में बनता है? नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में बनता है। ठीक, इसमें बॉन्ड कौन सा होता है? CON। जो कार्बन 1 पे जो शुगर का जो कार्बन 1 होता है ना, उससे नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड होता है और ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हमको देखने को मिलता है।
सेकेंड जो बॉन्ड बनता है ना वो फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड होता है। ये शुगर का जो कार्बन फिफ्थ पोजीशन होता है उससे फॉस्फेट जब बॉन्ड बनाता है तो ये फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बनता है। ठीक है। नेक्स्ट जो बॉन्ड होता है वो फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड बनता है। ये फॉस्फेट फॉस्फेट जब मिलते हैं तो फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड बनता है, दैट इज POP। ठीक। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी देखने को मिलता है। ये शुगर फॉस्फेट और शुगर जब आपस में ये मिलते हैं तो ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है। और ये बॉन्ड कैसा होता है? COPOC। ठीक है। ये एक न्यूक्लियोटाइड का ये स्ट्रक्चर है। ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक पेंटोज शुगर है। ठीक है। पेंटोज शुगर के जो कार्बन 1 से जो है नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड है और यहाँ पे एक बॉन्ड बन रहा है। वो बॉन्ड कौन सा है? यहाँ पे ये एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। ठीक। और इस शुगर के जो कार्बन फिफ्थ पोजीशन से फॉस्फेट अटैच्ड है और यहाँ पे एक बॉन्ड बन रहा है, दैट इज POC। यहाँ पे देख सकते हैं हम कि ये जो पेंटोज शुगर है। ठीक। पेंटोज शुगर से नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड है। यहाँ पे वो किससे कौन से बॉन्ड से अटैच होगा? एन ग्लाइकोसिडिक से लिंकेज से। ठीक है। और यहाँ पे कार्बन फिफ्थ से एक फॉस्फेट अटैच्ड है तो POC ये बॉन्ड बना रहा है, दैट इज व्हाट? फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। ठीक। अब इस शुगर से दूसरा एक फॉस्फेट यहाँ पे अटैच्ड है और इस फॉस्फेट से अनदर शुगर अटैच्ड है और यहाँ पे एक ये बॉन्ड बन रहा है, दैट इज COPOC। ठीक है। तो ये जो COPOC ये जो बॉन्ड बन रहा है यही कौन सा बॉन्ड हो गया? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक। तो यहाँ पे हमको DNA में जो है ये शुगर और फॉस्फेट की बैकबोन देखने को मिलती है। यहाँ पे शुगर और फॉस्फेट की हमें बैकबोन देखने को मिलती है। ठीक है। और लास्ट में जो है शुगर के जो कार्बन थर्ड पोजीशन पे OH ग्रुप क्या होता है? फ्री होता है। तो वो थर्ड पोजीशन पे फ्री होता है, इसी वजह से उसको हम एक नाम देते हैं, दैट इज़ 3 प्राइम एंड। तो यही पोलैरिटी डिसाइड करता है कि कौन सा 3 प्राइम एंड होगा और कौन सा 5 प्राइम एंड होगा। तो यहाँ पे फ्री फॉस्फेट होता है, फ्री फॉस्फेट मॉइटी प्रेजेंट होती है एट 5 प्राइम एंड ऑफ शुगर, तो उसको हम बोलते हैं 5 प्राइम एंड। तो यही जो है पोलैरिटी डिसाइड करता है कि कौन सा 5 प्राइम एंड होगा और कौन सा 3 प्राइम एंड होगा। अब देखते हैं डबल हेलिकल मॉडल ऑफ DNA। डबल हेलिकल मॉडल ऑफ DNA किसने दिया था? तो इसको जो है जेम्स वॉटसन एंड फ्रैंकिस क्रिक ने दिया था 1953 में। इन्होंने मेनली BDNA के बारे में बताया था। BDNA विच इज़ ऑल्सो नोन एज द नॉर्मल DNA। और भी DNA प्रेजेंट होते हैं, ADNA, ZDNA, लेकिन हमको मेनली यहाँ पे क्या पढ़ना है? BDNA। इसके अब हम कुछ फीचर्स देख लेते हैं। तो ये जो है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलके बना होता है। ठीक है। और जो ये दोनों चेन्स होती हैं वो एंटी पैरेलल पोलैरिटी में प्रेजेंट होती हैं। एक चेन की पोलैरिटी जो होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन होती है, तो दूसरे की जो पोलैरिटी होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन होती है। ठीक। नेक्स्ट है कि ये जो 2 स्ट्रैंड हैं वो आपस में पेयर करते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक। जो एडेनिन है वो हमेशा पेयर करता है विथ थाइमिन और कितने बॉन्ड बनाता है? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है। और जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ पेयर करता है विथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या है? ये DNA का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखने को हमें मिलता है कि एक यहाँ पे मेजर ग्रुप प्रेजेंट होता है, दैट इज़ द मेजर ग्रुप, और यहाँ पे ये माइनर ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक। यहाँ पे जो 2 नाइट्रोजनस बेस होते हैं ना, 2 नाइट्रोजनस बेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये कितना होता है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये जो BDNA होता है ना ये कैसा होता है? राइट हैंडेड होता है। ठीक है। अब यहाँ पे और यहाँ पे एक और चीज़ है कि एक हेलिकल टर्न में कितने बेस पेयर होते हैं? 10.4 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है चारगाफ रूल। क्या होता है? चारगाफ रूल जो है सिर्फ डबल स्ट्रैंड DNA के लिए वैलिड है, सिंगल स्ट्रैंड DNA के लिए ये वैलिड नहीं होता है। ये रूल क्या बताता है कि प्यूरीन जो है पिरिमिडीन के बराबर होता है।
ठीक। और यहाँ पे जैसे कि एडेनिन जो है, एडेनिन हमेशा थाइमिन के बराबर होगा और ग्वानिन जो है हमेशा साइटोसिन के बराबर होगा। और एडेनिन प्लस ग्वानिन जो है ये 50% के इक्वल होता है, एंड साइटोसिन और थाइमिन का एडिशन जो है ये भी 50% के इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक डबल स्ट्रैंड डीएनए है और उसका एडेनिन का 20% दिया हुआ है और हमको क्या निकालना है, साइटोसिन निकालना है। ठीक। तो ये हम कैसे निकालेंगे? हमको पता है कि एडेनिन जो है वो किसके बराबर होता है, थाइमिन के बराबर होता है। तो अगर एडेनिन 20% है तो थाइमिन भी 20% हो जाएगा। ठीक है। और हमको ये भी पता है कि साइटोसिन प्लस थाइमिन इज इक्वल टू 50% होता है। तो साइटोसिन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 माइनस 20%, एंड देन साइटोसिन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30%। ठीक है। So, if this lecture is useful for you, so please like, subscribe, and share with your friends. Okay, thank you.